वेलकम इन हेल्थ सीजीओ फैटी एसिड्स। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि फैटी एसिड्स क्या है। फैटी एसिड्स चिकनाई के छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं जो कि मिलकर फैट या फिर लिपिड्स बनाते हैं। अब हम फैटी एसिड्स के बारे में मज़ीद जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स इज़ कॉल्ड फैटी एसिड्स। जब हम फैट्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज करने पर हमें फैटी एसिड्स मिलते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फ़ैट को हाइड्रोलाइज करना फैटी एसिड्स कहलाता है। हाइड्रोलाइसिस से क्या मुराद है? हाइड्रोलाइसिस ये एक ऐसा कीमियाई अमल है जिसमें पानी के मॉलिक्यूल एक या फिर एक से ज़्यादा कीमियाई बांड को तोड़ देते हैं। तो अब हमें यहाँ से ये बात पता चलती है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स किस तरह से होता है। जब पानी और चिकनाई आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से फैट्स के जो बड़े बड़े ज़र्रात होते हैं वो पानी के साथ अमल करने के दौरान खुद भी छोटे छोटे ज़र्रात में तकसीम हो जाते हैं और इन छोटे ज़र्रात को हम फैटी एसिड्स कहते हैं। फैटी एसिड कंटेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बॉन्डेड टू COOH ग्रुप। फैटी एसिड्स जो हैं वो लंबे हाइड्रोकार्बन चेन रखते हैं। हाइड्रोकार्बन चेन से मुराद हाइड्रोजन और कार्बन की चेन है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको हम COOH कहते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। दे आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। फैटी एसिड्स एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। अब एलिफेटिक से क्या मुराद है? एलिफेटिक ये एक ऐसा कीमियाई मरकब है जो कि ऑर्गेनिक क्लास से तल्लक रखता है। ऑर्गेनिक क्लास कौन सी होती है? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है और इसमें मौजूद एटम के दरमियान, यानी कि जो एलिफेटिक है इसमें मौजूद एटम्स के दरमियान में सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं और ऐसी सब्सटेंसेस को हम एलिफेटिक कहते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मुराद है? ये 3 अल्फाज का मरकब है। मोनो के मैनी एक के हैं और कार्बोक्सिलिक, जिसको हमने ऊपर पढ़ा है COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। तो अब हमें ये मालूम हुआ कि फैटी एसिड्स जो हैं हो सकता है कि इसके एटम्स के दरमियान में 1, 2 या फिर 3 बॉन्ड्स पाए जाते हों, लेकिन उसमें एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाएगा। इसके बाद स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड में बी क्लासिफाइड एज। फैटी एसिड्स को हम मज़ीद जानने के लिए 2 इकसाम में रखते हैं। पहले नंबर पर है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे नंबर पर है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड की पहली क्लासिफिकेशन है सैचुरेटेड फैटी एसिड। दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। ये ऐसे फैटी एसिड की किस्म है जिसमें 2 कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। इसको आप नीचे स्ट्रक्चर में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि किसी भी 2 कार्बन्स के दरमियान में कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। एनिमल फैट आर यूजली सैचुरेटेड। इंसानों और जानवरों में जो चर्बी पाई जाती है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की वाहद मिसाल है। फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ऐसे फैटी एसिड्स जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये आम दर्जा हरारत पर ठोस हालत में पाए जाते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड का फार्मूला है C3H7C डबल बॉन्ड OOH।
इसको नीचे आप स्ट्रक्चर की हालत में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि जो सुर्ख रंग के डिब्बे में आपको चीज़ नज़र आ रही है C3, दरमियान में आपको 3C वाज़िया तौर पर नज़र आ रही हैं, और उसके बाद 3H ऊपर है और 3 नीचे हैं और एक H साथ वाली साइड पर लगा हुआ है, तो यानी कि H7 मुकम्मल हो गया है। इसके साथ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि A कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि आपको सुर्ख रंग के डिब्बे के बाहर नज़र आ रहा है। अब हमें ये बात वाज़िया हो गई कि सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड्स को कहा जाता है जिसमें 2 कार्बन्स के दरमियान कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, और ये ऐसी फैट की किस्म है जिसको दर्जा हरारत पर रखें तो ये ठोस हालत में मौजूद रहती है। फैटी एसिड की दूसरी क्लासिफिकेशन है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दे कंटेन 1 or more double bonds in their formula। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसी फैटी एसिड की किस्म है जिसमें 2 कार्बन्स के दरमियान एक या फिर एक से ज़ायद यानी कि 2 या फिर 2 से ज़ायद डबल बॉन्ड्स पाए जाते हों। अमूमन इसमें डबल बॉन्ड लाजमी से पाया जाता है, इसलिए ऐसी फैटी एसिड्स को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। प्लांट फैट्स आर मोस्टली अनसैचुरेटेड। पौधों में जो फैट्स पाई जाती है ये ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसी फैट जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रखती हो ये आम या फिर रूम टेम्परेचर के ऊपर यानी कि आम जो दर्जा हरारत होता है इस पर ये माया हालत में पाई जाती है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देखते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि क्या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मज़ीद कितनी इकसाम हैं और इसमें किस तरह से डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में पहली टाइप है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है मोनो यानी कि एक। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मुराद ये है कि ऐसे फैटी एसिड्स जिसमें एक ही जगह पर डबल बॉन्ड मौजूद है। मिसाल के तौर पर ओलिक एसिड, इसका फार्मूला है C18H33 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी टाइप है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें 2 या फिर 2 से ज़ायद बहुत सारी कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड्स पाया जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर रेकिडोनिक एसिड, इसका फार्मूला है C19H31 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस स्लाइड में फैटी एसिड की दोनों क्लासिफिकेशन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फ़र्क देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है। सबसे पहले अगर आप फैटी एसिड की पहली क्लासिफिकेशन देखें जो कि है सैचुरेटेड फैटी एसिड। जब हम सैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें किसी भी कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड नज़र नहीं आता, तो हमें ये बात वाज़िया हो जाती है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स को कहा जाता है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। इसमें आप वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि कार्बन के किसी भी चेन में आपको डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, और नीले रंग में जो चीज़ आपको दिखाई गई है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके बाद चलते हैं फैटी एसिड की दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ जो कि है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पर आप वाज़िया तौर पर सुर्ख रंग में देख सकते हैं कि 2 कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है, तो हमें ये बात वाज़िया हो जाती है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स को कहा जाता है जिसमें 2 कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर
बिल्कुल वैसे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इस फैटी एसिड के साथ जुड़ा हुआ है। फ़र्क क्या है कि सैचुरेटेड में कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड मौजूद है। स्टीरॉयड्स, अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फाउंड इन नेचर occurring in non-sponifiable fraction of lipids belong to the class of compounds called steroids. Steroids कुदरत में सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाले मरकबात हैं, जो कि किस सूरत में पाए जाते हैं? नॉन स्पोनिफाइबल फ्रैक्शन ऑफ लिपिड्स, जो कि मरकबात की क्लास से तल्लक रखते हैं, इसलिए इनको हम स्टीरॉइड्स कहते हैं। यहाँ पर नॉन स्पोनिफाइबल फ्रैक्शन ऑफ लिपिड से क्या मुराद है? नॉन स्पोनिफाइबल से मुराद जिसमें ईस्टर ग्रुप मौजूद ना हो, उसको हम नॉन स्पोनिफाइबल कहते हैं। तो हमें ये बात वाज़िया होती है कि स्टीरॉइड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें ईस्टर ग्रुप मौजूद नहीं होता। स्टीरोल्स, a subgroup of steroids is sterols, which contain one or more OH groups and no carbonyl and carboxyl group. Their names end in OL. स्टीरोल्स असल में स्टीरॉइड्स की सब ग्रुप है, यानी कि स्टीरॉइड्स को जब हम मज़ीद ग्रुप्स में तकसीम करते हैं तो स्टीरोल्स हमें मिलता है। स्टीरोल्स स्टीरॉइड के सब ग्रुप में आता है, जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसको हम OH ग्रुप कहते हैं, ये पाया जाता है। लेकिन इसमें कोई भी कार्बोनाइल और कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं होता। स्टीरोल्स ऐसे ग्रुप हैं जिनके नाम के आखिर पर आपको OL यानी कि O लिखा हुआ नज़र आएगा, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, स्टीरोल। अब हम स्टीरोल्स की चंद मसाले देख लेते हैं कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। सम ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू स्टीरॉइड्स आर कोलेस्ट्रोल, एर्गोस्टीरोल, बाइल एसिड्स, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड द हार्मोन्स ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स। चंद कुदरती तौर पर पाए जाने वाले स्टीरॉइड्स में शामिल है पहले नंबर पर कोलेस्ट्रोल, जिसको हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। दूसरे नंबर पर एर्गोस्टीरोल, तीसरे नंबर पर बाइल एसिड्स। बाइल एसिड्स इंसानी जिस्म में कुदरती तौर पर पाई जाती हैं। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? इसके लिए आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाली लेक्चर सीरीज़ देखनी पड़ेगी। इसके बाद चौथे नंबर पर है मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। जितने भी मर्द और औरत के तौलीदी हार्मोन्स हैं, उनमें स्टीरोल्स पाया जाता है। इसके लिए आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तमाम एनाटॉमी डिटेल के साथ देखनी पड़ेगी, जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन की गई है। इसके अलावा हार्मोन्स ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स असल में एक हार्मोन है जिससे जो है वो मज़ीद जो है वो खारिज होते हैं, यानी कि एड्रीनल कॉर्टेक्स गुर्दों के ऊपर पाया जाने वाला एक हिस्सा है जिससे हार्मोन्स का इखराज होता है। इसके लिए भी आपको एंडोक्राइनोलॉजी देखनी पड़ेगी, जिसको हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, ताकि आप सबको ये बात वाज़िया हो जाए कि स्टीरोल्स इंसानी जिस्म में कुदरती तौर पर किस हिस्से में पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रोल, इट इज़ मोस्ट एबंडेंट एनिमल स्टीरोल। ये इंसानों और जानवरों में वाफर मिकदार में पाया जाने वाला स्टीरोल है। इट अकर्स इन एनिमल टिश्यूज़, मोस्ट एबंडेंट इन द एड्रीनल ग्लैंड्स फॉलोड बाय नर्वस सिस्टम। ये कुदरती तौर पर इंसानों और जानवरों के टिश्यूज़ में वाफर मिकदार में पाया जाता है, ख़ास तौर पर एड्रीनल ग्लैंड में।
एड्रीनल ग्लैंड असल में एक गदूद का नाम है जहाँ से हार्मोन्स का इखराज होता है। एड्रीनल ग्लैंड खुद कहाँ से इखराज करते हैं, इनका सारा निज़ाम नर्वस सिस्टम यानी कि इसाबी निज़ाम के कंट्रोल में होता है। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल रेंजेस फ्राम 150 टू 220 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। अगर हम नॉर्मल प्लाज्मा लेवल की बात करें जो कि है 150 से लेकर 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सम 140 grams of cholesterol may be present in an adult human being। जवान इंसान के अंदर जो कोलेस्ट्रोल है इसकी मिकदार 140 ग्राम पाई जाती है। इट आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ टिश्यू सेल्स एंड इन प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन्स। कोलेस्ट्रोल कुदरती तौर पर इंसानी खुलिये में पाया जाता है। ये खुलिये में कहाँ पर पाया जाता है? ये खुलिये में मौजूद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि खुलिये की झिल्ली होती है वहाँ पर, और इसके साथ उसके अंदर तमाम ऑर्गेनेल्स की ऊपर जो झिल्ली होती है वो भी कोलेस्ट्रोल से बनी हुई होती है। यानी कि इस बात से ये मुराद है कि कोलेस्ट्रोल इंसानी खुलिये में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके साथ प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन में मौजूद होता है। इसके बाद नीचे आप कोलेस्ट्रोल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये किस तरह का होता है। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स क्या काम सरे अंजाम देते हैं? पहला फंक्शन है एनर्जी सोर्स। दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड्स जिनको उर्दू ज़बान में चिकनाई कहा जाता है ये एनर्जी मुहैया करने का सबसे अहम ज़रिया है। दूसरा अहम फंक्शन है कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। लिपिड्स इन फूड आल्सो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड न्यूट्रिशनली एसेंशियल फैटी एसिड्स। लिपिड्स जो कि हमारी खुराक का हिस्सा होते हैं ये असल में विटामिन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा फैटी एसिड्स में कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद तीसरा अहम फंक्शन है डाइटरी लिपिड्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये डाइटिशन में हेल्प आउट करते हैं। द डाइटरी लिपिड्स डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड हैव अ हाई सैटिस्फैक्टरी वैल्यू। डाइटरी लिपिड से मुराद ये है कि ये जो मैदा और छोटी आंत, बड़ी आंत यानी कि तमाम तरह की जो आंतड़ियाँ होती हैं जो कि निज़ाम इंहज़ाम का हिस्सा होती हैं उनकी हरकत में ये कमी ले आती हैं। और इसके साथ इसका अहम फंक्शन ये है डेट हैव अ हाई सैटिस्फैक्टरी वैल्यू। हाई सैटिस्फैक्टरी वैल्यू से मुराद ये है कि अगर हम अपनी खुराक में लिपिड्स को हिस्सा बनाते हैं तो हमारा पेट जल्द भर जाता है और तस्कीन मिलती है। इसको हम कहते हैं सैटिस्फैक्टरी वैल्यू, और ये क्रेडिट सिर्फ लिपिड्स को ही जाता है। लिपिड्स का चौथा फंक्शन है स्टेबिलिटी। बॉडी फैट गिव्स एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी टू ऑर्गन्स लाइक किडनी। इंसानी जिस्म में लिपिड्स फैट की सूरत में पाए जाते हैं जिसे आम ज़बान में इंसानी जिस्म की चर्बी कहा जाता है। ये बॉडी फैट इंसानी जिस्म के तमाम अज़ा ख़ास तौर पर गुर्दों के साख्त को मतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करती है। When a person loses weight rapidly, his kidney is liable to become floating kidneys। जब कोई इंसान अचानक से अपना वज़न खो देता है तो उसके गुर्दे सही तरह से काम नहीं करते, जिस वजह से उसके गुर्दों को हम फ्लोटिंग किडनीज यानी कि तैरते हुए गुर्दे कहते हैं। लिपिड्स का पांचवा फंक्शन है गुड रेजरवायर। रेजरवायर कहा जाता है किसी भी चीज़ को ज़ख़ीरा करना। फैट्स आर गुड रेजरवायर इन द बॉडी।
चर्बी इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा सोर्स है किसी भी चीज़ को अपने अंदर जमा करने का, यानी कि चर्बी जो है इंसानी जिस्म में ज़ख़ीरा करने वाला बहुत ही अहम अज़ा है। इसके बाद एडिपोज टिश्यू इज़ मोस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पस ड्यू टू इट्स वेरी लिटिल वाटर कंटेंट। एडिपोज टिश्यू, जिनको हम फैटी टिश्यूज़ भी कहते हैं, ये इंसानी जिस्म में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं एज अ गुड रिजर्वायर। ये अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को ज़ख़ीरा कर लेते हैं क्योंकि इनमें पानी की जो तादाद है वो बहुत ही कम पाई जाती है। इसके बाद लिपिड्स का छठा फंक्शन है इंसुलेटिंग अफेक्ट। इससे मुराद ये है कि किसी भी चीज़ की हफाजत करना। लिपिड्स एक्सर्ट एन इंसुलेटिंग अफेक्ट ऑन द नर्वस टिश्यूज़। चिकनाई जो कि नर्वस टिश्यू, जो कि नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, उनकी हफाजत करने में अपना अहम किरदार अदा करती है। उनकी हफाजत भी करती है और उनको हरारत भी मुहैया करती है। लिपिड्स का सातवां फंक्शन है इंटेग्रल पार्ट। ये कहा जाता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हिस्से को। लिपिड्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स, जिसको उर्दू ज़बान में चिकनाई या चर्बी कहा जाता है, ये इंसानी खुलिये में मौजूद उसकी झिल्ली और इसके साथ उसमें पाई जाने वाली तमाम ऑर्गेनेलीज़ का अहम तरीन हिस्सा है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सेल मेम्ब्रेन के लिए लिपिड्स क्यों ज़रूरी है। अगर आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सेल मेम्ब्रेन को डिटेल के साथ देखा है तो आपको ये बात वाज़िया हो जाती है कि सेल मेम्ब्रेन का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो लिपिड से मिलकर बना है। इसके लिए आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। इसके बाद लिपिड्स का आखिरी फंक्शन है प्रीकर्सर। सम लिपिड्स एक्ट एज प्रीकर्सर्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स। कुछ ऐसे लिपिड्स भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी किस्म के फिजियोलॉजिकल मरकबात का पीछा करते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर कोलेस्ट्रॉल इज़ प्रीकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स का जो प्रीकर्सर है वो है कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर हमारा लिपिड्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है।